हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पिछले वीडियो में हम लोगों ने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा था। आगे से आज हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास। परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। तो एक परागकण का विकास होता कैसे है, आगे से आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अंकुरित परागकण को ही हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है उसको हम दो चरणों में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे परागण पूर्व परिवर्धन, यानी जब परागकण या नर युग्मकोद्भिद परागकोश के अंदर रहता है तो आप सबको पता है वहीं से उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो एक परागकोश के अंदर परागकण का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर बाद में जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर भी जो है क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो उसको हम पढ़ेंगे परागण पश्चात परिवर्धन के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं परागण पूर्व परिवर्धन के अंतर्गत एक परागकण का या एक नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये डायग्राम जो ए देख रहे हैं, जिसको हमने मार्क कर रखा है ए से, ये एक पूरा का पूरा परागकण है। और यह परागकण कैसा है, अभी अपरिपक्व है, अभी मेच्योर नहीं है, क्योंकि अपरिपक्व परागकण से ही जो है हम बाद में क्या बनाएंगे, एक परिपक्व परागकण बनाएंगे। तो यह जो अपरिपक्व परागकण है, इसे जब शुरू में इसके जो है मध्य भाग में यानी इसके केंद्र में ये केंद्रक क्या होता है, स्थापित होता है, मौजूद होता है, और यह हैप्लॉइड होता है यानी अगुणित होता है, यानी एन होता है। और इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। फिर जब यह डेवलपमेंट करना चालू करता है तो फिगर नंबर बी में आप देखिए होता क्या है। तो पहले से ही इस परागकण के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। फिर ये रिक्तिकाएं आपस में जुड़कर एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण कर लेती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी रिक्तिका बन गई है। और जैसे ही ये बड़ी सी रिक्तिका बनती है तो फिर यह जो केंद्रक था, जो कि फिगर नंबर ए में बिल्कुल मध्य में था, बीचों बीच था, फिर यह खिसक के इस रिक्तिका के कारण खिसक के कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ यानी परिधि की तरफ चला जाता है। अब फिर होगा क्या, अब फिर होता है यह जो केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। पहला समसूत्री विभाजन होगा, फिर इस समसूत्री विभाजन से दो नए केंद्रक का पुनः क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, जिसको आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे केंद्रक का निर्माण हो गया है जिसे हम जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, यह छोटा होता है। और एक बड़े से केंद्रक का निर्माण हो गया है जिसे हम कायिक या नलिका केंद्रक, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और यह कैसा है, और यह फिर बड़ा है। अब आगे देखिए, अब आगे इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है, फिर इसके कोशिका द्रव्य में असमान विभाजन होगा, और इसके कोशिका द्रव्य में असमान विभाजन होने से दो नई कोशिकाओं का फिर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे आप एक छोटी सी कोशिका देखिए, यह जनन कोशिका है जो कि निर्मित हो गई, किसके कारण, इस कोशिका द्रव्य के असमान विभाजन के कारण। और यहाँ पे एक बड़ी सी कोशिका बन गई जिसे हम कायिक कोशिका बोलते हैं, और यह कायिक कोशिका का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। तो अब इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही इस परागकण के अंदर जनन कोशिका का निर्माण होता है तो अक्सर नीट के एग्जाम में पूछता है कि एक परत जो कि जनन कोशिका को घेरे रहती है, उस परत को हम क्या कहते हैं। तो एक परत होती है जिसका नाम है कैलोज। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैलोज नाम की जो परत होती है, ये पूरी तरह से इस जनन कोशिका को कवर कर लेती है, घेर लेती है। और जब घेर लेगी यह कैलोज नाम की परत, तो कैलोज क्या होता है, कैलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो घेर लेती है। अब घेरने के बाद फिर क्या होगा, अब ये देखिए हमारा जो परागकण है, अब यह दो कोशिकीय अवस्था में आ चुका है, एक जनन कोशिका और दूसरा कायिक कोशिका। तो आप हमेशा याद रखिएगा,
60% पादपों में परागकण परागकोश से 2 कोशिकीय अवस्था में ही बाहर आते हैं, जबकि 40% पादपों में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का क्या करती है, निर्माण कर लेती है। यानी लगभग 60% जो पादप होते हैं उनमें जो परागकण होता है वो अक्सर 2 कोशिकीय अवस्था में ही परागकोश से बाहर निकलता है, यानी एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। ये तो हो गई 2 कोशिकीय अवस्थाएं। लेकिन 40% जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें यह जो जनन कोशिका है वो डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर 2 नए नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो जब 2 नए नर युग्मक बन जाएंगे तो 2 नए नर युग्मक और यह एक जो कायिक कोशिका आप देख रहे हैं, 2 नर युग्मक और एक कायिक कोशिका, ये फिर वापिस से मिलकर 3 नए कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। यानी 40% पौधों में जो परागकण होता है वह 3 कोश की अवस्था में परागकोश से बाहर आता है और 60% पादपों में जो परागकण होता है वो परागकोश से 2 कोश की अवस्थाओं में बाहर आता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, अब हमारा परागकण 2 कोशिकीय अवस्थाओं में आ चुका है, तो अब यह क्या करेगा, अब यह परागण की क्रिया करेगा। और आप सबको पता है जब यह परागण की क्रिया करेगा, ठीक है, तो फिर जब परागण की क्रिया करेगा और परागकोश से निकलकर कहाँ आएगा, पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा, तो फिर वहां पर भी वर्तिकाग्र पर भी परागकण का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जिसे अब हम पढ़ेंगे परागण पश्च परिवर्धन के अंतर्गत। तो ये यहां से लेकर फिगर नंबर ए से लेकर फिगर नंबर डी तक आपने जो प्रोसेस देखे, जो परिवर्तन देखे एक परागकण के अंदर, वो सारा जो है परिवर्धन था परागण पूर्व परिवर्धन। अब आगे से हम देखेंगे परागण पश्च परिवर्धन, जो कि वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद होता है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब जो है क्या डेवलपमेंट होता है, कौन सा परिवर्तन होता है परागकण के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले आप एक चीज यहाँ नोट करिएगा कि जो अगुणित लघु बीजाणु होते हैं, तो अगुणित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है, प्रथम कोशिका होती है। और यह जो नर युग्मकोद्भिद होता है तो पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण को ही हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो अब आप इस डायग्राम में देखिए, जो कि हम परागण पश्च परिवर्धन के अंतर्गत अब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये परागकण है। अब आप देखेंगे जैसे ही यह परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह जो कैलोज नाम की परत होती है यह फिर धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है, घुल जाती है। और इसके घुलने से यह जो जनन कोशिका है यह तर्कुकार हो जाता है, यानी स्पिंडल शेप्ड हो जाता है। और जब तर्कुकार यह हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये तो कायिक कोशिका है, ये है, और उसके बाद ये क्या है आपका कायिक कोशिका का केंद्रक है। अब जब ये देख रहे हैं जनन कोशिका तर्कुकार हो गई है तो फिर होगा क्या, फिर यह जो है तर्कुकार जनन कोशिका बाद में इस इंटाइन वाले लेयर से अलग हो जाती है और अलग होकर इसके अंदर, इस परागकण के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें आकर फिर तैरने लगती है, स्विम करने लगती है। अब फिर क्या होगा, अब फिर जो है यह जो इंटाइन वाला लेयर आप देख रहे हैं, यह इंटाइन वाला लेयर फिर क्या करेगा, तुरंत जो है पराग नलिका का निर्माण करना चालू कर देगा। आप हमेशा याद रखिएगा इंटाइन का जो लेयर होता है वही पराग नलिका का निर्माण शुरू करता है। वह पराग नलिका का निर्माण शुरू कर देगा और परागकण के अंदर जो पाए जाते हैं जनन छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं में से होकर यह पराग नलिका बाहर निकलेगी। और जैसे ही यह पराग नलिका बाहर निकलेगी, सबसे पहले इस परागकण के अंदर का जो नलिका केंद्रक है यानी ट्यूब न्यूक्लियस है वो सबसे पहले आके इसके टिप पर स्थापित हो जाएगा और इसके पीछे पीछे कोशिका द्रव्य भी आकर इसमें भर जाएगा। और फिर होगा क्या, फिर यहाँ पे जो आप जनन कोशिका देख रहे हैं, इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने से फिर यह जनन कोशिकाएं 2 अचल नर युग्मकों का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। और पहले से ही इसमें कायिक या नलिका केंद्रक हमारा उपस्थित है। और जैसे ही इसमें 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण हुआ इस पराग नलिका के अंदर, वही प्रक्रिया, वही कंडीशन क्या कहलाती है, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद
कहलाती है। तो यह पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपने देखा, यह था एक नर युग्मकोद्भिद का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये पूरा का पूरा जो है डायग्राम उसी पर आधारित था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, सब शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।